तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, इसके अंतर्गत हमारा एक नया चैप्टर आपका चल रहा था जो आपका होता है चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था और ये चैप्टर आप लोगों के पूरी तरीके से समाप्त होने वाली स्थिति में आ चुका है। इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज जो आपका लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर आपका 6 होने वाला, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। ठीक, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इसी प्रकार से क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहते हैं, साथ में उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, उसके अलावा आप लोग अगर हिंदी इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज केवल 150 है, जिसमें आप लोग क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मिल रही हैं, तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था, जो आपका होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि कार्यनीति, उस चैप्टर का जो शुरुआत जो आपका हुआ था यहाँ से हुआ था इस प्रकार से। और आज जो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोग प्रतिरोधी किस्मों का किस प्रकार से हम लोग विकास कर सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर को आप लोग देख लेना, इसके बाद फिर एक लेक्चर और आएगा, आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर का नोट्स जो होगा आपका बायोलॉजी, आपको पता ही होगी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको अपलोड कर दी जाती है, तो इस चैप्टर का नोट्स भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अपना जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं जो आज हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, यानी कि जो रोग प्रतिरोधी किस्म होते हैं उनका किस प्रकार से विकास किया जा सकता है उसे हम लोग समझिए। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि विभिन्न पादपों व फसलों में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु व कवक जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमारे आसपास में बहुत सारे पादप होते हैं, साथ ही में जो फसल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु, विषाणु व कवक होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन रोगों के कारण 20 से 30% से लेकर के आपको जो 100% तक की जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं कि नष्ट हो जाती हैं। इस स्थिति में रोगों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण होना आवश्यक है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमारे आसपास के जो पादप हैं, साथ में जो फसलें हैं उसमें जीवाणु, विषाणु व कवक के द्वारा बहुत सारे रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें होती हैं वो 20-30% से लेकर के 100% तक पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करना है, रोग प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग के लिए, ताकि अगर आप लोग का जो रोग प्रतिरोधी किस्म होगा तो उसमें जो कवक होंगे या फिर जीवाणु, विषाणु होंगे ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से जो हमारी फसल होगी उसको ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इन रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके ना ही केवल पादपों को बचाया जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इन रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके ना ही केवल पादपों को बचाया जा सकता है बल्कि इसके कारण किसान को जो हानि होती है उससे भी बचा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास में आप लोग पहले इतना लिखेंगे, इसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। रोग प्रतिरोधकता के विकास की प्रमुख विधियाँ, यानी कि जो रोग प्रतिरोधकता है उसके विकास में कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, तो उसे आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है संकरण एवं चयन। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, संकरण एवं चयन रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की परंपरागत विधियों में से प्रमुख विधि है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत निम्न पदों को अपनाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से पद होते हैं उसे आप लोग को ध्यान देंगे। तो पहला इसमें जो पद है वो है वांछित लक्षण के स्रोत वाले पादपों की पहचान व चयन करना, यानी कि जो वांछित लक्षण के जो स्रोत वाले पौधे हैं उनकी पहचान करते हैं और साथ ही में उनका चयन कर लेते हैं, और फिर वही जो चयनित जो जनक होते हैं उनका हम लोग संकरण करते हैं। ठीक, संकर पादपों का मूल्यांकन और साथ ही में उसका चयन करना है, यानी कि जो उससे बाद में जब संकर कराएंगे संकरण तो उससे जो संतति उत्पन्न होगी उन पादपों का हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उनका चयन करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट जो आपका विधि है वो आपका है नई किस्मों का परीक्षण करना, यानी कि उससे क्या होगा, नई किस्म जो बनेगी उसका हम लोग परीक्षण करेंगे। तो आप लोग इतना लिखेंगे इसमें। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखने को है हम लोग को। तो आगे फिर है इसी में कि रोग प्रतिरोधी की कुछ किस्में निम्न, यानी कि जो रोग प्रतिरोधी कुछ किस्में हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है किस प्रकार से रोग प्रतिरोधी किस्में बनी, वो तो आपने देखा ही, साथ ही में अब कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
पहले इसमें दिया गया है गेहूं की हिमगिरी जो किस्म है वो कैसी है, रोग प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, पर्ण व धारी कीट तथा हिलबंद रोग प्रतिरोधी, यानी कि जो गेहूं की हिमगिरी किस्म है वो पर्ण व धारी जो कीट होता है, साथ में जो हिलबंद रोग होता है उससे प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, अगला इसमें दिया गया है सरसों की पूसा स्वर्णिम किस्म, ये भी आप लोग कैसी किस्म है, ये भी आपकी रोग प्रतिरोधी किस्म है। जो किससे प्रतिरोधी है, जो आपका है श्वेत रोग कीट प्रतिरोधी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला इसमें आता है फूल गोभी की पूसा शुभ्रा किस्म, ये आपका कृष्णन बिलगन व कुंचित अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, इसमें अगला पॉइंट आपका आता है मिर्च की पुष्टा सदाबहार, ये आपका प्रतिरोधी होती है चिली मोजक वायरस, या फिर हम लोग कह सकते हैं पर्ण कुंचन प्रतिरोधी होती है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग समझना जरूरी है, उत्परिवर्तन। इसके बारे में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए आ जा सकता है तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि पादपों के आनुवांशिक लक्षणों में अचानक दिखाई देने वाले परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी कि ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो पादप होते हैं उनके आनुवांशिक लक्षण में जब कोई लक्षण या फिर कह सकते हैं कोई भी परिवर्तन अचानक से दिखाई देने लगे तो उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न उत्परिवर्तनों में से कुछ ही उत्परिवर्तन जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो कह सकते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक, जिसका उपयोग करके रोग प्रतिरोधी लक्षणों का विकास किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपके उत्परिवर्तन होते हैं, विभिन्न उत्परिवर्तनों में से कुछ ही जो उत्परिवर्तन होते हैं वो लाभदायक होते हैं और उन्हीं लाभदायक उत्परिवर्तनों का प्रयोग करके ही हम लोग प्रतिरोधी किस्म वाले पौधों का, कह सकते हैं प्रतिरोधी लक्षणों का विकास किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ में गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें है वो आपका है पीड़क या नासी कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास, यानी कि जो पीड़क, या फिर हम लोग इस नीचे वाले पेज को हटा देते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। क्या दिया गया है, पीड़क या नासी कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास। तो इसका विकास हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, कीटों व पीड़कों के द्वारा फसलों का बहुत नुकसान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कीट और फसल होते हैं, कीटों और पीड़क जो होते हैं उनके द्वारा जो फसल होता है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए कीटनाशी व पीड़कनाशी रसायनों के उपयोग के कारण स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कीट होते हैं और पीड़क होते हैं इनके द्वारा जो हमारी फसलें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जब उसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशी और पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम लोग कैसा कर सकते हैं, हम लोग पीड़क या कीटनाशी कीट जो होता है प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे इसमें लिखा गया है कीटनाशी व पीड़कनाशी का बिना सोचे समझे प्रयोग से खाद्य पदार्थ जहरीले होते जा रहे हैं। यानी कि जो हम लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं कीटनाशी या पीड़कनाशी, उनसे क्या होता है, जब हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो जहरीले होते जा रहे हैं। ठीक, यानी कि उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें आपका जो अगला इसमें लिखा गया है कि संकरण व चयन द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख नासी कीट प्रतिरोधी किस्में निम्न इस प्रकार से हैं। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान देना, संकरण व चयन के द्वारा जो कुछ प्रमुख जो नासी कीट प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न की गई हैं उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। जिसमें पहला आपका है बेसिका की एफिड प्रतिरोधी किस्म, जिसे हम लोग पूषा गौरव कहते हैं। उसका फिर इसमें दूसरा होता है प्लेट बीन की जैसिड एफिड, और फिर हम लोग कह सकते हैं फल बेधक प्रतिरोधी किस्म जो होती है पूषा सेम 2 होती है। ठीक, इसमें अगला आपका होता है ओकरा की तना व फल बेधक कीट प्रतिरोधी किस्म जो आपका होता है पूषा A4 या फिर पूषा स्वामी। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और वहाँ पर हम लोग देखेंगे उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का किस प्रकार से विकास होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो जो हमारा अगला पेज है इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास, यानी कि जो उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली जो किस्म होती है उसका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना अति आवश्यक है ताकि मनुष्य को पोषक संतुलित आहार सही मात्रा में प्राप्त हो सके। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली किस्म होती है उसका विकास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि जो मनुष्य है उसको पोषक संतुलित आहार सही मात्रा में प्राप्त हो सके। आज लगभग 840 मिलियन लोग भूखमरी तथा 3 बिलियन लोग जो हैं वो कुपोषण से ग्रस्त हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना, बहुत ही बड़ा ये फिगर है। इसमें क्या है कि आज लगभग 840 मिलियन जो लोग हैं वो भूखमरी का शिकार हैं, साथ ही में जो 3 बिलियन लोग हैं वो कुपोषण से ग्रस्त हैं। भोजन में आयोडीन, विटामिन ए, जिंक की कमी के होने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि यही सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जितने भी रोग होते हैं, भूखमरी होती है या फिर कुपोषण होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जब भोजन में आयोडीन, विटामिन ए या फिर जिंक की कमी वगैरह होने के कारण ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसमें आपका जो अगला टॉपिक है ये आपका है जैव पुष्टिकरण या फिर हम लोग कह सकते हैं जैव प्रबलीकरण। ठीक, तो ये क्या होता है इसे भी आप लोग समझिए। अब
लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ज़्यादा विटामिन व खनिज या उच्च प्रोटीन वाली फसलों का ज़्यादा महत्व है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है तो उसके लिए हम लोग जो भी भोजन हम लोग खा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, साथ में उच्च प्रोटीन वाली होना चाहिए भोजन जो होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो फसल होती हैं जिसमें उच्च प्रोटीन, विटामिन और साथ ही में खनिज पाए जाते हैं उनका ज़्यादा महत्व है। ठीक, फसलों में विटामिन, तेल, प्रोटीन, खनिज, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाना ही जो होता है उसे ही हम लोग खाद्य गुणवत्ता का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि विटामिन, तेल, प्रोटीन, खनिज, पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाना ही खाद्य गुणवत्ता का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, अब हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोग समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कुछ जो आपके विटामिनों के नाम दिए गए हैं, फिर कह सकते हैं कुछ जो आपके पोषक तत्व हैं उनका नाम दिए गए हैं, साथ ही में किस फल में या फिर कह सकते हैं सब्जी में ये पोषक तत्व पाया जाता है उसका भी नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है वह पोषक अंश जिसकी प्रचुरता होती है और सब्जियों की फसलों का नाम। ठीक, विटामिन ए की बात करें तो गाजर, पालक एवं कद्दू में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो ये आपका करेला, साथ ही में बथुआ और साथ ही में सरसों और टमाटर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन व कैल्शियम की बात करें तो पालक एवं बथुआ में पाया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में। प्रोटीन जो आपका होता है वो आपका बाड़ बीज, लबलब या फिर हम लोग कह सकते हैं उद्यान मटर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। मक्का, गेहूं, धान की जो उन्नत किस्में होती हैं उनका विकास संकरण द्वारा ही किया जाता है। इसमें आगे आप लोग इतना समझ जाएंगे कि जो मक्का होता है, गेहूं, धान की जो उन्नत किस्में होती हैं उनका विकास जो होता है संकरण के द्वारा ही होता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर हम लोग इसमें एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपका होता है अधिक उत्पादन वाली किस्मों का विकास तथा हरित क्रांति। ठीक, तो ये किस प्रकार से होता है इसे भी समझ लीजिए। आप कह सकते हैं कि जो आज़ादी के पश्चात भारत में खाद्य समस्या को दूर करने के लिए अधिक उत्पादन वाली किस्मों के निर्माण की जरूरत हुई। ठीक, 1960 ईस्वी के बाद विभिन्न पादप प्रजनन, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आगे 1960 ईस्वी के बाद विभिन्न पादप प्रजनन तकनीकों द्वारा गेहूं और धान की अनेक उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास हुआ। इसी अवस्था को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि जो हरित क्रांति है उसका जो जनक है वो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे इसमें क्या है, गेहूं एवं धान के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास नॉर्मन ई बोरलाग ने किया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो गेहूं की अर्धवामन किस्म है उसका विकास किसने किया, नॉर्मन ई बोरलाग ने किया। ठीक, आगे इसमें लिखा गया गेहूं की सोनालिका व कल्याण सोना किस्मों का प्रयोग भारत में 1963 में हुआ। यानी कि जो ये गेहूं की जो उन्नत फसलें हैं जिसमें सोनालिका व कल्याण सोना है इनका कह सकते हैं प्रयोग भारत में 1963 ईस्वी में हुआ। गेहूं व धान की ज़्यादा उत्पादन वाली किस्मों का ही परिणाम हरित क्रांति के रूप में हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे गन्ने के बारे में थोड़ी सी डिटेल में कुछ अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं। तो गन्ना क्या है, अधिक शर्करा उत्पादन करने वाले गन्ने की संकर किस्म का निर्माण करना। यानी कि जब हम लोगों को क्या करना है कि अधिक शर्करा उत्पन्न करने वाले गन्ने की संकर किस्म का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें आप लोग के दो प्रकार के शर्करा कह सकते हैं गन्ने का नाम दिया गया है यहाँ पर, एक सेक्रम बर्बरी है, एक आपका होता है सेक्रम आपका ऑफिसिनेरम। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उत्तरी भारत की जलवायु के प्रति अनुकूलित होता है ये, और साथ ही में पतला तना होता है, वह कम शर्करा अंश होता है। वहीं पे हम लोग दक्षिणी भारत की जलवायु के प्रति ये क्या होता है, आपका जो सेक्रम ऑफिसिनेरम जो होता है वो दक्षिणी भारत के प्रति जलवायु के प्रति अनुकूलित होता है, मोटा तना होता है, वह अधिक शर्करा अंश होता है। ठीक, जब इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस कराते हैं, फिर कह सकते हैं संकरण कराते हैं, तो गन्ने की जो संकर किस्म प्राप्त होती है उससे हम लोग अधिक शर्करा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें लक्षण की बात करें तो उत्पादन उत्तरी भारत की जलवायु में संभव होता है, साथ ही में अधिक शर्करा अंश व तना जो होता है वो मोटा होता है। यानी कि जो इसमें जो संकर किस्म होती है इसमें जो शर्करा होता है वो अधिक मात्रा में होता है, साथ ही में इसका जो तना होता है वो भी बहुत ही मोटा होता है। ठीक, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम समझेंगे फिर आपका जो लेक्चर होगा आज ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, ज्वार, मक्का एवं बाजरा के बारे में। ठीक, हमारे देश में इनका उत्पादन या कह सकते हैं कि हमारे देश में इनका अधिक उत्पादन एवं जलाभाव प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण संकरण के माध्यम से ही किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग रेफेनेस और बेसिका में क्या कर सकते हैं, संकरण कराते हैं, तो हम लोग को रेफेनो ब्रेसिका या फिर हम लोग अंतर्वंशीय संकर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद में फिर आपको इस चैप्टर में आपका ऊतक संवर्धन बनता है, और इसी के साथ ही हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं वो आपका ऊतक संवर्धन के बारे में लेंगे। उसके बाद फिर आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इसका नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।